सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो वाला चैप्टर आपने करा, उस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है सबसे आसान है, प्लस सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, प्लस प्रैक्टिकल में इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू रहती है। ज़्यादातर आपके प्रैक्टिकल का वाइवा जो है वो कहाँ से रहता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। और एक पीएन जंक्शन डायोड की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी किससे रिलेटेड है, पीएन जंक्शन डायोड भी जो है वो सेमीकंडक्टर से ही आता है। अब अगला जो चैप्टर है जो आसान भी है प्लस स्कोरिंग भी है, अच्छी स्कोर जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो एटम एंड न्यूक्लियाई शुरू कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि इसको भी उतने ही टाइम में जो है वो हम कवर करने की जो है कोशिश रखेंगे। थोड़ा बहुत टाइम जो है वो प्लस माइनस हो सकता है। चलिए, एटम एंड न्यूक्लियाई के बारे में अगर हम काम करते हैं तो पहले एटम के बारे में काम करेंगे। और एटम के बारे में जब आप काम कर रहे होंगे तो एटम से रिलेटेड आपके पास दो ही टॉपिक हैं जो आपने पढ़ने हैं। एटम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो दो टॉपिक जो है वो किसके पढ़ने हैं, एटम के। लगभग पूरा चैप्टर कवर होगा इसमें। और दो ही टॉपिक जो है वो हम किसके रिलेटेड पढ़ते हैं, न्यूक्लियाई के, न्यूक्लियस से रिलेटेड पढ़ते हैं। वहां से पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दो चैप्टर के सब पार्ट्स काफी हैं, उनको ध्यान से समझना है। आपको अपनी कॉपी जो है वो साथ के साथ बना लेनी है, प्लस उस कॉपी को बार बार रिपीटेड मोड पे रिवाइज करना है। ठीक है, इतना ही काम जो है वो आपने करना है। एटम के दो टॉपिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक जो है वो आपके पास क्या है, रदरफोर्ड्स मॉडल है। रदरफोर्ड साहब का मॉडल है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो आपके पास क्या है, बोर्स मॉडल। इन दोनों टॉपिक जो हैं उन्हीं के ही सब पार्ट्स जो हैं वो हम अलग अलग कर रहे होंगे और आपका काम जो है वो ये कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियाई के बारे में फिर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इन पे ध्यान से कोर जो है वो आप दे रहे होंगे, कोई दिक्कत जो है वो इनसे रिलेटेड आ रही होगी, आप साथ के साथ पूछ रहे होंगे। चलिए जी, तो अब जो काम है तो सबसे रदरफोर्ड साहब का मॉडल है, क्या इस मॉडल की विशेषताएं हैं, क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो इससे रिलेटेड आपने पढ़ने हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो आपके पास क्या कुछ है। सुने, इसमें अगर हम काम करते हैं रदरफोर्ड साहब के मॉडल में, ठीक है, रदर साहब का मॉडल है या फिर इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी जो है वो जाना जाता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। या आजकल जो नाम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो दैट नेम इज गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो है एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट था उसको किसने करा था, गीगर एंड मार्सडन ने। ठीक है, किसकी लैब में करा था, रदरफोर्ड साहब की में, या उनके अंडर के स्कॉलर थे ये। ठीक है, गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट करा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस पर ज़्यादा टाइम जो है वो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड दो टर्म्स हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और नेक्स्ट वन इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर। उन दोनों को समझने के लिए एक बार जो है वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये आपने कैसे क्या कुछ करी थी। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, और अल्फा पार्टिकल का सोर्स जो है कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था जिसका नाम क्या था, बिस्मिथ। बिस्मिथ जो है उन्होंने लिया। बिस्मिथ क्यों लिया, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो ये अल्फा रेज को जो है वो क्या करता है, एमिट कर रहा होता है। अल्फा रेज को एमिट कर रहा है, बिस्मिथ इसका नाम है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और इसको आपने लेड कैविटी के अंदर जो है वो रख लिया ताकि इसकी रेस जो है वो हर डायरेक्शन में ना जाए। लेड कैविटी के अंदर आपने इसको रखा हुआ है। ठीक है, पहले समझेंगे उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके तब जो है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यहाँ से अल्फा रेस जो है वो जा रही है, वो हर डायरेक्शन में ना फैले, इसलिए आपने थोड़ा सा बाहर जाके फिर से जो है वो क्या लगा दिए, लेड ब्रिक्स जो है वो आपने लगा दिए। और ये लेड ब्रिक्स जो है वो क्या करते हैं, अल्फा रेस, ठीक है, जो स्कैटर अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ताकि ये एक फाइन बीम जो है अल्फा रेस का रहे, इसलिए एक पॉजिटिवली चार्ज होलो सिलेंडर से इसको गुजार दिया जाता है। और अल्फा पार्टिकल जो है वो भी पॉजिटिव है, इन पे भी दोनों साइड पॉजिटिव है, तो ये बीम जो है बिल्कुल परफेक्शन में सीधा जो है वो जाता है, और जाके आप जो है इसको गोल्ड की फॉइल के ऊपर जो है वो डाल देते हैं। गोल्ड की फॉइल के ऊपर इस तरीके से जो बीम गया, और जब ये बीम इस डायरेक्शन में जाता है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में अल्फा रेस स्कैटर होती हैं, और जिनको हम जो है वो इस तरीके से एक ZNS की फोटो सेंसिटिव जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप चेक कर रहे होते हैं। जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, और क्योंकि वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है तो जहां पे भी जाके अल्फा रेज उनसे टकराएंगी वहीं पे जाके जो है वो एक चमक जो है वो पैदा होगी। ठीक है, चमक जहां पैदा होगी वहां जाके आप डिफ्लेक्टर को ले जाएंगे, चेक करेंगे कि कितनी संख्या में अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आए हैं। मैं दोबारा एक बार एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ कि ये जो है बिस्मथ लिया है,
बिस्मथ क्यों लिया गया है? क्योंकि बिस्मथ इज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसको लेड कैविटी के अंदर जो है वो आपने एनक्लोज करके रखा है। क्यों एनक्लोज करा है आपने? क्योंकि ये जो लेड कैविटी है, लेड कैविटी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो लेड कैविटी अल्फा रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, हर डायरेक्शन में अल्फा रेस ना जाए। फिर दोबारा आपने लेड ब्रिक्स जो है वो ली हैं, ये लेड ब्रिक्स है ताकि हर डायरेक्शन में अल्फा रेस जो है वो ना जाए, जो बेफालतू की डायरेक्शन में जा रही हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। नेक्स्ट जो काम है सर ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होलो सिलेंडर है, पॉजिटिवली चार्ज होलो सिलेंडर है, और पॉजिटिवली चार्ज होलो सिलेंडर है तो एक फाइन कोलिमेटेड बीम जो है वो जाके गोल्ड की फॉइल के ऊपर टकराता है, और गोल्ड की फॉइल के ऊपर जहां भी जाके वो टकराएगा, ठीक है, वहां से फिर वो क्या होगा? स्कैटर होगा। और स्कैटरिंग को अगर आपने चेक करना है तो ZNS की आप स्क्रीन जो लगाते हैं, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। अब यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो ये जो है इस तरीके से, कोई जो है वो किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इस तरीके से ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये फाई जो एंगल है इसका नाम है स्कैटरिंग एंगल। मेन जो काम है वो इसी का ही है, स्कैटरिंग एंगल, कि कितने एंगल पे हमारे गोल्ड से टकरा के अल्फा पार्टिकल जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप एक मूवेबल डिफ्लेक्टर लगाते हैं जिसकी हेल्प से चेकिंग जो है फिर वो आप कर रहे होते हैं, मूवेबल डिफ्लेक्टर। और ये मूवेबल डिफ्लेक्टर जो है वो क्या काम आता है? मूवेबल डिफ्लेक्टर जो है वो क्या काम आता है सर? इसको आप जो है इस ZNS की स्क्रीन पे मूव कराते हैं, और ZNS की स्क्रीन पे जब आप इसको मूव कराते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में हमारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो जा रहे हैं। कितनी संख्या में अल्फा पार्टिकल कहाँ पहुंचे हैं वो इस मूवेबल डिफ्लेक्टर की हेल्प से हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगली जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी रेंज रहती है 5.5 से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से गए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की रेंज होती है, और काइनेटिक एनर्जी की रेंज क्या है? 5.5 से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रेंज जो है ना इसकी रहती है। अब हमने इसके बेसिस पे अलग अलग बातें पढ़नी क्या है, वो काम जो है वो आपने देखा था कि इसकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या क्या आई थी। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए थे? सीधे। उसके बाद ज्यादातर मतलब 99.86% अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसे चले गए? सीधे। बहुत कम, लगभग 0.14% अल्फा पार्टिकल जो हैं वो क्या कर रहे थे? बहुत छोटे, या मतलब कि किसी एंगल से क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे एक ग्राफ जो है वो बनाया जाता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे जो है स्कैटरिंग एंगल को रखा जाता है, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस तरीके से ग्राफ जो है वो आपके पास जा रहा होता है कि 0 डिग्री या उसके आसपास के एंगल पे जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 90 जाने वालों की संख्या बहुत कम है, और 180 पे जाने वालों की संख्या तो बहुत ही कम। 10 लाख में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है जो कंक्लूजन दिए, ठीक है, किन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिए उनके बारे में अगर हम छोटा सा काम करके देखें तो पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखी थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसे चले गए थे? सीधे। लगभग 99.86% अल्फा पार्टिकल कैसे गए? सीधे चले गए। और अगर ये सीधे गए हैं तो इस बात का छोटा सा मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, कि ज्यादातर जगह जो है वो एटम के अंदर क्या है, क्योंकि गोल्ड फॉइल को लगभग किसका साइज माना गया? एटम का। एटॉमिक लेवल पे काम जो वो करा गया कि मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, इनसाइड एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जगह जो एटम के अंदर पड़ी है वो सर कैसी पड़ी है? खाली पड़ी है। ठीक है, ये काम जो है वो आपने करा कि ज्यादातर जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है। अगली जो बात है वो क्या देखी गई कि 1 आउट ऑफ 10⁻⁶, मैं सीधा काम की बात करता हूँ, 1 आउट ऑफ 10⁻⁶ अपने आप को क्या करती है? रिट्रेस करती है। अब इसके बारे में ध्यान से समझेंगे। 1 आउट ऑफ 10⁻⁶ अपने आप को रिट्रेस करती है। देखो, एक सबसे पहली बात, अल्फा पार्टिकल हैवी पॉजिटिव है। अगर अल्फा पार्टिकल जो है वो गया और वो वापस आ गया, इसका मतलब अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, और वो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। क्योंकि अगर न्यूट्रल होता तो सीधा निकल जाता, अगर नेगेटिव चार्ज अंदर पड़ा होता तो वो क्या कर लेता? उसको पकड़ के बैठा लेता। अब वो तो क्या हुआ है, वो गया है, जाके वापस आ गया। जाके वापस आने का मतलब उस पर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा है, और स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा है तो वो क्या करेगा? जाएगा और वापस आ जाएगा। तो अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज अवेलेबल है। अगली जो बात है, 10 लाख में से बस एक वापस आया, मतलब बहुत छोटी सी लोकेशन पे वो अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि एक स्मॉल सी लोकेशन है, स्मॉल सेंट्रल लोकेशन है, बहुत छोटी सी जगह में हैवी पॉजिटिव चार्ज जो है वो अवेलेबल है। हैवी पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि अल्फा को वापस भेज दिया उसने।
हैवी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, और इस छोटी सी लोकेशन को फिर बाद में जो नाम दिया गया वो क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लियस। तो यहाँ से न्यूक्लियस की जो है वो डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, कि अल्फा वापस आया, इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, और अल्फा वापस आया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, जिसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया, न्यूक्लियस नाम जो है वो रख दिया गया। इतना काम जो है हमने पढ़ा। अब दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पेपर का हिस्सा होती हैं उनके बारे में, ये तो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपने समझी है, पेपर में जो पूछा जाता है वो अब ये काम होगा जिस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ तक के काम को आपने स्क्रीनशॉट लेके और साथ के साथ लिख भी लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है दैट इज योर, इसी के बेसिस पे हमने पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्यों पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी है, और न्यूक्लियस की क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी है तो उस न्यूक्लियस का क्या बताना है, साइज बताना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो आपने बताना है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज डिनोटेड बाय लेटर आर नोट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो किससे लिखा गया है, आर नोट से। वाई वी आर स्टडिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? क्योंकि अभी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है, और उस न्यूक्लियस का क्या बताना है, साइज, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज जो है वो आपने एस्टिमेट करना है, और न्यूक्लियस का साइज अगर आपने एस्टिमेट करना है तो हम किसको पढ़ने चले हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पढ़ने चले। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या था, अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे अवेलेबल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया है इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लगभग 5.5 से लेके कितनी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करती है। ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से चला जाके किससे, जो है इस तरीके से मैंने जो है वो क्या मान लिया, ये अल्फा पार्टिकल है, और यहाँ पे ये जो है वो क्या है, मतलब ये एटम था इस तरीके से, और एटम के सेंटर में क्या अवेलेबल है, न्यूक्लियस। अब इसके अंदर तो घुसेगा नहीं, क्योंकि इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, अल्फा, भाग के जा रहा है, ये भी कैसा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो जाके मैक्सिमम टू मैक्सिमम बस क्या कर सकता है, उसको टच, उसके अंदर तो जाएगा नहीं, तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे जाके जो है वो रुक जाएगा। इसी के बारे में आपने काम करना है कि इसके सेंटर और इसके सेंटर में जो ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसको क्या नाम दिया जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नाम दिया गया। ठीक है, हद से हद बस ये इसके सरफेस पे टच कर जाएगा, और जब ये इसके सरफेस पे टच करेगा तो ये ऐसे मैं इसका बड़ा वर्जन दिखाऊं तो ये न्यूक्लियस है, और ये इसके सरफेस को टच करेगा, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस की क्या है, रेडियस ही तो है। तो न्यूक्लियस की रेडियस बता दी तो न्यूक्लियस का क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। पहले समझे, उसके बाद उतारने की कोशिश कर। ठीक है, नहीं भी उतर रहा है तो बाद में जो है स्क्रीनशॉट लेके तब उतार लें, पहले समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि आप कॉपी बनाने नहीं आए हैं। काम जो वो क्या करना है, गौर करें कि ये जो है सर, ये हमारे पास क्या है, अल्फा भाग के आया, और क्योंकि न्यूक्लियस उसको रिपेल कर रहा है तो एक टाइम पे जाके वो रुक जाएगा। जहां जाके वो रुक जाएगा उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाता है। ठीक है, हद से हद बस ये क्या करेगा, इसके सरफेस पे जाके टच हो सकता है, और अगर इसके सरफेस पे जाके टच होगा तो वो डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस है। न्यूक्लियस का ही साइज तो एस्टिमेट करना है। यहाँ पे अब आपने करना क्या है, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, यूजिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन सर हमें क्या कहता है कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू किसके बराबर है, टोटल एनर्जी फाइनल। कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ये काम जो है वो हमने करना है कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी का नाम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ऐसे ही टोटल का नाम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये काम जो है वो आपने कर लिया। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल, और ये नाम क्या हो गया, पोटेंशियल फाइनल। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने कहा है टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, टोटल काइनेटिक प्लस क्या है, पोटेंशियल। ये काम आपने करना। अब इस टाइम पे जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि ये लेवल तो बहुत कम है, ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पार्टिकल कहाँ है, अभी इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे कितनी होती है, जीरो। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का सर फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चार्जेस की टर्म में K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई आर, और आर का मतलब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है सर वो हमारे पास कितना है, इनफाइनाइट है, और समथिंग बाई इनफाइनाइट जो है वो कितना आंसर होता है, जीरो। तो ये जो आंसर है सर ये तो किसके बराबर हो गया, जीरो। फाइनली पार्टिकल रुक गया है जाके, और पार्टिकल क्योंकि फाइनली रुक गया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये खत्म होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं E कह दूं, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस को क्या कहा गया है, R0 कहा गया है।
आर नोट को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो ये क्या बन गया के। एक चार्ज किसका है, अल्फा वाला, दूसरा किसका है, न्यूक्लियस वाला। अब अगर अल्फा पार्टिकल का चार्ज देखें तो 2e होता है, और न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो कितना होता है, Ze। तो एक चार्ज कितना है 2e, दूसरे वाला चार्ज कितना है Ze। आर नोट को कहाँ भेज दिया था, ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ आ जाएगी, नीचे। तो ये काम जो है वो क्या बन गया, 2kZe² और डिवाइडेड बाई कितना, ek। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया, 2kZe² डिवाइडेड बाई ek। ये जो है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है। या तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है, या अगला जो सवाल है वो हमसे क्या पूछा जाता है, अगले दो सवाल जो यहाँ से पूछे गए उनके बारे में। पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, साथ के साथ न्यूमेरिकल एक तरीके से हम कर रहे हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये Q1 के वो, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि आर नोट बराबर है के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ek। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया ek। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और Q1 जो चार्ज है वो दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि आर नोट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के। तो अगर मैं अल्फा की जगह प्रोटॉन ले लेता, अल्फा की जगह क्या ले लेता मैं, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज तो कम होता है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी क्या हो जाएगा, कम। अगली जो खास बात है कि प्रोटॉन, वो उसने सवाल पूछा कि अल्फा की बजाय प्रोटॉन को ले लेते तो क्या होता, तो अल्फा का चार्ज जो है वो ज्यादा है, प्रोटॉन का कम है। चार्ज कम होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी क्या हो जाएगा, कम। और अल्फा के कंपैरिजन में प्रोटॉन का चार्ज आधा होता है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। अगला जो सवाल था वो पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और काइनेटिक एनर्जी कैसे हैं, इनवर्सली। तो अगर मैं लिखूं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इफ वी डबल द काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं डबल करता हूं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी हाफ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आधा हो जाएगा अगर काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे किसके बेसिस पे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगली खास बात, अगर हम काम करें कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 7.7 रख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को कितना रख दिया, काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम रखा, तो मेरा जो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वहां पे आंसर रखने पे आता है लगभग 30 फर्मी। किस ऑर्डर में आता है, 30 फर्मी। तो यहाँ से जो है वो फर्मी, फर्मी का मतलब 10 की पावर -15। तो न्यूक्लियस के साइज का एस्टिमेशन हो गया कि लगभग लगभग साइज किसके बराबर है, 10 की पावर -15 के ऑर्डर का होता है। क्या पता लगाया कि एटम का साइज कितना होता है, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम में होता है। ये साइज किसका लिखा मैंने, एटम का। और एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस काफी छोटा है, ठीक है। 10 की पावर -10, उसका भी 10 की पावर -5 टाइम्स है, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपने पढ़नी है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा क्यों, ताकि न्यूक्लियस के साइज का आइडिया लग सके। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला पता हो, वो चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है और वो काइनेटिक एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है, ये बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसमें लास्ट जो एक बात इंपॉर्टेंट बचती है, रदरफोर्ड मॉडल फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या नाम है, इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में सर हम काम करेंगे। और इम्पैक्ट पैरामीटर जो है उसके बारे में जब हम काम करना चलते हैं तो चीज़ें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, सुनिए ध्यान। एक वर्ड होगा दैट इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर जो है उसको हम पढ़ेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर को किस लेटर से लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर बी, ठीक है। ये बी लेटर से जो है वो लिखा जाता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि क्या प्रभाव पड़ेगा जब एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। एक छोटी सी बात समझे कि ये जो है सर, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और ये जो है ये आपके पास क्या है, एटम है, ठीक है। ये जो है हमने क्या मान ली, सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस मान ली, इट इज सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मैं अल्फा पार्टिकल को इस सेंटर लाइन के अलोंग ही भेजता हूं तो जाएगा अल्फा पार्टिकल और जाके वापस जो है वो आ जाएगा, उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर से अगर भेजता हूं, सेंटर लाइन के थोड़ा ऊपर से अगर मैंने इसको भेजा, विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से अगर मैं इसको भेजता हूँ तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है वो ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाके रिपल्सिव फोर्स लेगा और वो कैसे चला जाएगा, इस तरीके से। अगर मैं और ज्यादा ऊपर से अगर इसको भेजता हूँ, और ज्यादा ऊपर से अगर मैं इसको भेजूंगा, तो ये अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। सिंपल सी एक बात जो मैं वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि ये आप हैं अल्फा की जगह, और यहाँ पे जो है वो कुत्ता है कोई, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसके मुंह के सामने से ही जा रहे हैं, तो जैसे ही वो भोभो करेगा वो क्या करोगे, आप वापस आ जाओगे। अगर आप उससे कुछ और दूरी पे हैं तो डर जो है वो क्या रहेगा, कम, आप इस तरीके से भागेंगे। और आप अगर उससे काफी दूरी पे हैं तो आप कैसे चले जाओगे, सीधे। इंपैक्ट की बात हो रही है।
और वो जो इम्पैक्ट है सर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस सेंटर लाइन के डिस्टेंस पे। अगर आप सेंटर लाइन के साथ ही आ रहे हो तो आप जो है वो क्या करेंगे, अपने आप को रिट्रेस करेंगे। इस टाइम पे स्कैटरिंग एंगल जो है वो कितना रहेगा, 180 डिग्री। और अगर आप इस सेंटर लाइन से रेड कलर से ऊपर, जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना इंपैक्ट जो है वो क्या होता रहेगा, कम। तो इसी सेंटर लाइन से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसका नाम क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर। इसका नाम मान लो मैं B1 रख देता हूं। ये सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, B2। समझेंगे ध्यान से, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को बहुत दूर से जब आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, तब सेंट्रल लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, इंपैक्ट पैरामीटर, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस से वो काफी दूर है, तब की कहानी जो है वो बताई गई। अब इसका फॉर्मूला आपने याद करना है, मेन फॉर्मूला आपने याद करना है, kz² डिवाइडेड बाई कितना, ई के तो जानते हो ना, कूलम्स कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ z एटॉमिक नंबर है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई के का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और इनटू में कितना, कोट 5/2। कोट 5/2, 5 जो है सर वो क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। व्हाट इज फाई है, फाई इज स्कैटरिंग एंगल। फाई जो है वो क्या है, स्कैटरिंग एंगल जो है ना वो हमारे पास है कि फाई का मतलब जो है सर वो क्या है, स्कैटरिंग एंगल, और बी जो है वो इस तरीके से काम ले रहा है। एक स्पेशल केस, पहली बात तो ये फॉर्मूला पता हो, दूसरी बात फॉर पार्टिकल टू रीट्रेस, और रीट्रेसिंग कि पार्टिकल को अपने पाथ को क्या करना है, रीट्रेस करना है। और रीट्रेस अगर करना है तो फाई की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, पार्टिकल को रीट्रेस जो है वो करना है, और रीट्रेस अगर करना है तो फाई कितना है, 180। और फाई की जगह अगर 180 रखा तो ये क्या हो गया, बी इज इक्वल टू kz² डिवाइडेड बाई कितना, ई के, इंटू में कितना, कोट 5/2। कोट 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से ये कितने पे जाएगा, 90 पे, और कोट 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर। कोट 90 जो है सर वो किसके बराबर हो गया, 0। kz² बाई ई के, कोट 5 की जगह 180/2, 180/2 करा 90, और कोट 90 कितना हो जाता है, 0। ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल, ये 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पार्टिकल को रीट्रेस करना है तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना होता है, 0 के बराबर। ये बात जो है ना वो आप नोट कर लेंगे। इतना काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। यहां तक के काम में कोई डाउट वगैरह है तो उसको बताएंगे। चलिए जी, अब जो काम है वो क्या करना है आपने, ये जो है सर ये हमारे पास क्या हो गया, रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, बोर मॉडल जो है ना वो। ठीक है, बोर मॉडल कंपैरेटिवली बहुत आसान सा काम है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो बोर मॉडल के बारे में अगर हम काम करते हैं तो बोर मॉडल वाली चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, सुने ध्यान से। तो बोर साहब के पोस्टुलेट्स हैं, और बोर साहब के पोस्टुलेट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, उन पे आप ध्यान जो है वो दे रहे होंगे। 3 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए। ठीक है, क्या कि अगर हम काम करें तो रदरफोर्ड साहब की क्या कमियां थी। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, नेगेटिव, ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे। और अगली जो बात थी वो क्या, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में। और जब सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं तो रदरफोर्ड साहब इस बात का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है वो कैसा होता है, एक्सेलरेटेड। और वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा और एक टाइम पे जाके कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। इस बात का जवाब रदरफोर्ड साहब नहीं दे पाए। बोर साहब ने क्या कह दिया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, क्योंकि एनर्जी को रेडिएट करने वाला काम है आपकी नॉर्मल जो फिजिक्स है, जो आपने 11th में पढ़ी है। मॉडर्न फिजिक्स पे ये रूल जो है वो लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, और उनका मॉडल जो है वो एक्सेप्ट करा गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए। और पहला जो पोस्टुलेट है उन्होंने क्या बताया, सिंपल सी बात थी कि एक ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। और चक्कर अगर लगा रहा है तो किसी वेलोसिटी v से लगा रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो है वो r है। तो उनके बारे में इसने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब ये चक्कर लगा रहे हैं तो चक्कर काटने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा, जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज कितना है, Q1, ठीक है, ये न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज कितना है, Q2, ठीक है, तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, k Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना, r²। ये घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए,
और घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, k q1q2/r²। ठीक है, और इसको और अच्छे से अगर थोड़ा सा हम लिख दें तो mv²/r इज इक्वल्स टू k। इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज देखना है तो किससे लिखा जाता है, e से। न्यूक्लियस वाला चार्ज Ze और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r²। ये पहली कंडीशन है, बार बार इस्तेमाल जो है वो इसका हो रहा होगा कि बोर साहब का पहला पोस्टुलेट क्या था कि घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट नंबर 2 पे अगर मैं काम करूं तो नंबर 2 क्या है, नंबर 2 पे इन्होंने जो बताया कि एंगुलर मोमेंटम L जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को बताने के लिए mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इतना आवारा नहीं है कि कहीं भी घूमेगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल्स में पाया जाता है जिनका एंगुलर मोमेंटम L, जिसको क्या लिखा जाता है mvr, वो बराबर होता है nh/2π के, कि mvr शुड बी बराबर किसके, nh/2π के। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो हम करते हैं कि आप जो है वो क्या लिख लीजिए कि mvr किसके बराबर है, nh डिवाइडेड बाई कितना, 2π। आप 2π को ऊपर भेज दीजिए, mv को नीचे ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, 2πr इज इक्वल्स टू nh डिवाइडेड बाई कितना, mv। और h/mv के बारे में अगर हम बात करें तो वो लेमडा है, तो 2πr इज इक्वल्स टू n लेमडा। और ये जो है ये बोर साहब की क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ये क्वेश्चन खुद से भी आ जाता है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है इसको नाम दिया गया। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है कि mvr बराबर है nh/2π के, 2π को ऊपर भेजा तो 2πr इज इक्वल टू nh/mv। h/mv डी ब्रोई हाइपोथेसिस से किसके बराबर होता है, लेमडा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला पता हो, h/mv बराबर है लेमडा के। नेक्स्ट जो इन्होंने क्या कहा कि जो वो एनर्जी वाला कंसेप्ट था ना सर, उसके बारे में इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में चक्कर काटेगा ना तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। क्या कभी भी नहीं करता है, करता है। कब, जब आप क्या करते हैं, शेल्स को चेंज करते हैं। अगर हायर से कहाँ आ रहा है, लोअर, तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, और अगर उसको लोअर से हायर जाना है तो वो एनर्जी को रिक्वायर करेगा, मतलब उसको एनर्जी चाहिए होगी। सिंपल सी बात है, आप लोअर में थे, पैसा कमाओगे और कहाँ चले जाओगे, हायर स्टेटस में चले, हायर में हो पैसा उड़ा दोगे तो कहाँ जाओगे, लोअर में आ जाओगे। ठीक है, वो जो बात है वो इन्होंने बताई है। क्या थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल और इट इज इक्वल्स टू एच न्यू, और जिसको हम क्या भी कह देते हैं, एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एच सी बाई लेमडा। एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एच न्यू विच कैन बी रिटन एज एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। पहला उन्होंने बताया कि सर्कुलर पाथ में चक्कर काटने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल में चक्कर काटता है तो वो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लेता है, वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है। हालांकि जब वो हायर से लोअर में जाए या लोअर से हायर में जाए तो उसको एनर्जी रेडिएट भी करनी पड़ सकती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी। ये काम जो है वो उन्होंने बताया, ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला जो काम है वो यहाँ पे अब हम अलग अलग पैरामीटर्स जो है वो सोल्व कर रहे होंगे। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले पूछा किसके बारे में, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कि सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में काम जो है वो कर रहे हैं कि सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट को किससे लिखा गया, आर से। इस आर की वैल्यू क्या होगी, ये जो है वो आपसे पूछा गया कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्या कुछ रहेगी। तो इसके बारे में जब हम काम करते हैं तो आपको और मुझे क्या पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसका फॉर्मूला कितना था, mv²/r, और इसका फॉर्मूला क्या था, kze² डिवाइडेड बाई कितना, r²। ये काम आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले दो पोस्टुलेट से सब कुछ जो है वो आप निकाल देंगे। ये है mv²/r की वैल्यू क्या है, kze² डिवाइडेड बाई कितना, r²। नेक्स्ट जो काम है, सेकंड कंडीशन इन्होंने क्या बताई कि mvr, और mvr किसके बराबर होती है, nh डिवाइडेड बाई 2π। ये काम जो उन्होंने करा कि सर यहाँ पे mv²/r किसके बराबर है, kze² डिवाइडेड बाई कितना, r²। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि mvr बराबर है nh डिवाइडेड बाई 2π के। ये बात जो है वो आपको पता है। अब इसमें काम क्या करना होता है, एक छोटी सी बात आपने समझनी है। दो पैरामीटर हैं, एक है वेलोसिटी और एक क्या है, रेडियस।
एक जो है वो क्या है, वेलोसिटी, और दूसरा क्या है, रेडियस है। तो जो पैरामीटर आपको चाहिए ना, आप उससे दूसरे वाले की वैल्यू निकाल लो। मान लो यहाँ से रेडियस चाहिए थी, तो आप वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, वेलोसिटी की, अपोजिट वाले की निकाल। तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, NH डिवाइडेड बाई 2πm, और इनटू में कितना, r। ये काम जो है ना वो आपने करा है कि mvr बराबर है NH बाई 2π के। v अगर मुझे चाहिए तो ये mr मल्टीप्लाई में था, मैंने कहाँ भेज दिया, डिवाइड में। तो NH बाई 2π इंटू में कितना हो गया, mr। ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो आप वैल्यू किसकी निकालोगे, रेडियस की। दो में से एक निकालना, निकालना कौन सा, जो नहीं पूछ रखा हो। ठीक है, रेडियस पूछ रखा है तो क्या निकाल लूंगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की वैल्यू बतानी तो mr मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे जो है वो इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। रेडियस से रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। m p जहां लिखा है, p की जगह कितना हो गया, NH डिवाइडेड बाई कितना, 2πmr, और इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, kz e² और डिवाइडेड बाई कितना है, r। इसको लिखो तो m इंटू में ये कितना हो गया, n² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर m² r² इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, kz e² और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r। ठीक है, एक r से एक r जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक m से एक m कैंसिल हो गया। इस r को ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ। तो ये जो काम है ये आपने क्या करना है, रेडियस के बारे में अगर मैं बात करूं तो r, अगर मुझे बताना है r को ऊपर और इसको नीचे ले जाओ, तो ये क्या हो गया, n² h² 4π स्क्वायर m और kz e²। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका आ गया, रेडियस का। ठीक है, यहाँ से एक r पावर बची थी, इसको ऊपर, kz e² जो बचा हुआ है उसको कहाँ ले आए, नीचे ले आए। अब क्या करना है, रेडियस पता चलेगी, n² h² 4π स्क्वायर m kz e²। यहाँ पे अलग अलग काम करने हैं। देखो आजकल जो ट्रेंड है वो क्या बदल गया, कॉन्स्टेंट को भी बदलने लगा। वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कॉन्स्टेंट है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की बजाय मान लो कोई म्यून पार्टिकल घूम रहा है, वैसे तो कौन ही घूमता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोई हाइपोथेटिकल मॉडल मान लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई और घूमने लगा, तो मास बदला। और उन्होंने काम जो है वो पहली बात तो यही ये रेडियस है, ये मास है, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के। तो अगर वो मास बढ़ा देगा तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने समझनी है कि इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है तो इस मास को हम सेम मान के चलते हैं। लेकिन अगर वो मॉडल ही बदल दे कि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की जगह म्यून घूमने लगा, म्यून घूमने लगा तो उसका मास बदला, रेडियस और मास कैसे हैं, यूनिवर्सली। मास बढ़ाऊंगा तो रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, कम। एक क्वेश्चन ये बन। दूसरा जो टाइप है सर उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है कि सर यहाँ पे कैल का नंबर तो बदल जाएगा, h बदल सेम रहेगा, 4π स्क्वायर m सेम रहेगा, k सेम रहेगा, e² सेम रहेगा। एक जो बदलेगा वो क्या, z, एटॉमिक नंबर बदलेगा। तो इसको छोड़ के कि रेडियस इज इक्वल टू एक तो n² और बाई z, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या क्या है वो, h² बाई 4π स्क्वायर m ke का स्क्वायर। ये सब कुछ जो है सर वो क्या है, कांस्टेंट है। और ये सब कुछ अगर कांस्टेंट है तो इसके बारे में अगर हम काम करें तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये जो है इसको r0 नाम दिया, और r0 n² और डिवाइडेड बाई कितना है, z। r0 जो है सर ये इस सभी को क्या बोल दिया गया है, r0 बोला गया है, जिसके बारे में, जिसका नाम क्या है, होर्स रेडियस। क्या नाम है, होर्स रेडियस। अब ये होर्स रेडियस क्या है, इसकी वैल्यू याद करेंगे, एक तो 0.529 एंगस्ट्रोम। अगली जो इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे समझनी है कि इसके लिए बोर रेडियस के बारे में अगर हम काम करें तो बोर रेडियस वाली चीजें जो हैं वो हैं क्या, कुछ गौर करें। इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, k नंबर की शेल है। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 ले लिया तो वो क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। एटॉमिक नंबर जो है वो z से लिखा गया है, और n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि शेल नंबर k है। तो r किसके बराबर है, r0 के। तो मतलब कि अगर मैं बात करूं तो बोर रेडियस होती क्या है, बोर रेडियस के बारे में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की इनर मोस्ट जो शेल है, हाइड्रोजन की इनर मोस्ट शेल को क्या कहा जाता है, बोर रेडियस जो है वो नाम दिया जाता है। r इज इक्वल टू r0 जो है वो आपने पता कर लिया, डन है इतनी बात। तो नेक्स्ट जो काम है, अगर z को भी 1 कर दूं तो फॉर हाइड्रोजन एटम, थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम काम करें तो हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम ने क्या कहा है, हाइड्रोजन एटम ने कहा है कि z की वैल्यू किसके बराबर ले लीजिए, 1 के बराबर ले लीजिए। काम कर लीजिए हाइड्रोजन के बारे में, और हाइड्रोजन ने आपको क्या कहा है कि z की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और अगर z की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो r प्रोपोर्शनल आएगा n² के।
आर प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर का क्या मतलब है कि रेडियस फॉर के एल एम एन, इनका रेशियो जो है वो बताना है। ठीक है, कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, और एन स्क्वायर के अगर प्रोपोर्शनल है तो के एल एम एन, इनका रेशियो जो है वो बताना है। तो एन का स्क्वायर, के का मतलब पहली शेल, एल का मतलब दूसरी शेल, एम का मतलब तीसरी शेल, और एन का मतलब कितना है, चौथी शेल। तो यहाँ पे अगर हम काम करें तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये नाम जो है वो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना है, 16। इस तरीके से काम जो है वो हम कर रहे होंगे। के एल एम एन, इन शेल्स के रेशियो जो है वो रेडियस के देने हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो रेशियो क्या आएंगे, 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16। इसका मतलब शेल्स आर नॉट इक्वली स्पेस, कि शेल्स के बीच का स्पेस जो है वो सेम नहीं है। पहले गैप कितने का है, 3, फिर गैप कितने का, 5, फिर गैप कितने का है, 7 का। ये 3 सवाल आएंगे रेडियस से रिलेटेड। रेडियस का डेरिवेशन जो है वो आप खुद से याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। सवाल जो आएंगे वो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की बजाय म्यून मांगा, तो आपने देख लिया कि रेडियस और मास तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर वो आपसे अलग अलग रेशियो पूछ सकता है इस फॉर्मूले के बेसिस पे, किसी का एन बदल देगा, किसी का जेड बदल देगा। तो फॉर्मूला पता हो, आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, ये बात पता हो। नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन के लिए शेल्स का रेशियो पूछ लेगा, 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16। लास्ट काम क्या हो सकता है, आर प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, तो रेडियस और एन में अगर ग्राफ पूछेगा तो एन का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर होता है ग्राफ, उससे दूसरी तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो आर और एन का ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा हो, ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो यहां से आपने क्या पढ़ ली, रेडियस। नेक्स्ट जो काम है दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम काम करेंगे तो वही दोबारा से फॉर्मूला, कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नेक्स्ट जो काम है कि एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर होता है किसके, nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये काम जो है ना वो हमने करना है कि mvr जो है वो बराबर है, और mvr किसके बराबर है, nh बाई 2 पाई के। और सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। की चीजें जो है वो आपने करनी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाई आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। तो एक आर पावर से एक आर पावर कट जाएगा। यहाँ पे अब क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा, रेडियस की। रेडियस की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, आर चाहिए तो क्या हो जाएगा, एम वी। तो ये एम वी मल्टीप्लाई में था, ये एम वी यहाँ पे किस में चला जाएगा, डिवाइड में। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई है, मुझे आर बताना है, तो एम वी मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये काम कर लिया। इसके बारे में अगर मैं काम करूँ तो एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाई कितना, आर। आर की जगह कितना है, एन एच डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई एम, और इंटू में कितना हो गया, वी। इस तरीके से काम कर लिया। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो एम वी स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना, एन एच, इंटू में कितना हो जाएगा, 2 पाई एम वी। एम वी जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। वेलोसिटी का सीधा आंसर आ गया आपके पास। यही काम करना है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, आपने करना क्या है, आप जो हैं तो ये काम कर रहा है इसको रिवाइज कर लो, एक बार बंद करो, कॉपी खोलो, लिख के देखो, दिक्कत आएगी उसको दोबारा से एक बार पढ़ लो, दोबारा से जो है वो नोट डाउन करके देखो, खुद से देखो। मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो 6 बार पढ़ ली तो 6 बार रिवीजन होगी, नहीं। आप एक बार जो है इसको देख लो, बंद करो, कॉपी खोलो, उसमें लिख के देखो, दिक्कत आएगी, दोबारा से एक बार पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से जब तक नहीं करके देखोगे जब तक कुछ नहीं होना, चाहे कितनी बारी पढ़ते रहोगे। ठीक है, खुद से लिख के देखना है ये काम। वेलोसिटी, वेलोसिटी बताना है तो ये काम क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू में के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एन एच हमारे पास है, 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एन एच। अब इसमें भी वही सारे सवाल जो है वो बन रहे होंगे। इसमें बात करें तो जेड और एन जो है वो कैसे हैं, वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट है। तो इनको अलग करो, 2 पाई के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एच, इंटू में कितना हो गया, जेड, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एन। ये सब कुछ क्या है सर, कांस्टेंट है। तो ये v इज इक्वल्स टू वी नोट, और इंटू में कितना लिख लिया, z बाई एन। इस तरीके से काम करा। सबसे पहली जो बात है कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, शेल नंबर के। कि शेल नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम। पूछा जाता है, प्रूव दैट विद इंक्रीज इन शेल नंबर वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। कि शेल नंबर बढ़ेगा, वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। या
वेलोसिटी इज मिनिमम इन द फारदेस्ट ऑर्बिट। जो ऑर्बिट सबसे दूर होगा वहां वेलोसिटी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, ठीक है। और अगला जो काम है इसका ग्राफ अगर मैं बना के दे दूं तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया एन, और वेलोसिटी और एन का जो ग्राफ है सर वो कैसा बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये काम जो है वो आपने पढ़ा। वेलोसिटी का ऑर्डर जो है वो यहाँ से इस वी नोट का, सेकंड क्वेश्चन जो है 1 मार्क में आ सकता है। ये वेलोसिटी जो है खाली वी नोट जो है कि पहले शेल में ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस वेलोसिटी का सी के साथ रेशियो बताना है तो ये रेशियो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 137। ये रेशियो जो है वो आप याद करेंगे, ठीक है। और कोई मेन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इसका बन नहीं रहा होता है, ठीक है। इतनी बातें जो है वो आपने पता करनी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीजें हैं, ये जो काम है ये आपने वेलोसिटी के लिए कर लिया। अब बोर मॉडल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज योर एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ से बहुत सारे सवाल हैं, उन न्यूमेरिकल्स को मैं भी करवा रहा हूँ। एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी के बारे में आपने काम करना है, ठीक है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ही क्या हो गया सर कि मोशन है, और मोशन का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहली जो एनर्जी सर हम बताना चाहते हैं दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर करके लिखते हैं। तो अगर हम बात करें तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे लिखते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या था, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर कौन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना था सर, एम वी स्क्वायर बाई आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, आर स्क्वायर। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो एक आर से क्या हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, ठीक है। ये काम जो मैंने कर लिया, एम वी स्क्वायर जो इसके बराबर हो गया। एम वी स्क्वायर के आगे मुझे क्या और चाहिए, हाफ। तो यहाँ पे हाफ लगा दिया, इस तरफ लगाऊंगा तो इस तरफ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हाफ क्यों लगाया, या मल्टीप्लाइंग बाई हाफ बोथ साइड्स, हाफ एम वी स्क्वायर। इस तरफ बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2r। इस तरफ हाफ करा तो इस तरफ भी हाफ कर लिया, दोनों तरफ हाफ जो है वो आपने क्यों करा, क्योंकि सर मुझे एम वी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r के बराबर है। ये फॉर्मूला जो है वो किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2r। ये काम कर लिया। अब जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज डिनोटेड बाय लेटर यू। पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखा, और यू का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया R, ठीक है। कि पोटेंशियल एनर्जी अगर बतानी है तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया R। और इसके बारे में अगर मैं काम करूं तो एक जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो सेंटर में है, सेंटर में तो क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस अगर है तो उस पर चार्ज कितना है, जेड ई। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो चार्ज जो है वो कितना हो गया, माइनस का ई चार्ज है। और सेपरेशन जो है सर वो कितना है आर। और क्योंकि एनर्जी स्केलर है, एनर्जी कैसी है, स्केलर, तो साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा। वेक्टर में नहीं करते हैं, स्केलर में करते हैं। तो के की जगह के, Q1 इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज माइनस ई, Q2 जो यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज है वो जेड ई और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर। और इसको अगर मैं लिखूं तो माइनस का के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर। और ये जो नाम है ये किसका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, के Q1 Q2 बाई आर। के की जगह के, Q1 की जगह माइनस ई, Q2 की जगह जेड ई डिवाइडेड बाई आर। तो माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर के बराबर। ये काम हमने कर लिया। अब इस वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो टोटल एनर्जी अगर बतानी है तो इन दोनों का सम होगी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस में क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर बतानी है तो व्हाट विल बी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक वाली कितनी है, काइनेटिक वाली की बात करूं तो कितना है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2r। पोटेंशियल वाली प्लस, पोटेंशियल वाली कितनी है, माइनस का के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना r। टोटल एनर्जी अगर बतानी है तो व्हाट विल बी टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये काइनेटिक है, प्लस ये जो है ये क्या है, पोटेंशियल है। दोनों में अगर हम काम करते हैं तो काम क्या बन जाएगा बेटा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर को कॉमन लिया तो यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, हाफ
ठीक है, और यहाँ पे जो बचा वो क्या, -1, और हाफ में से -1 को अगर लिख दिया तो के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, हाफ में से 1 को माइनस करा तो माइनस का हाफ, और माइनस हाफ अगर है तो माइनस का के जेड ई स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2r। और ये माइनस क्या शो करता है, ये माइनस शो करता है बाउंड स्टेट को। किसको शो करता है, बाउंड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है किससे, इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधा हुआ है किससे, न्यूक्लियस से, वो उसको छोड़कर नहीं जाएगा, एनर्जी देनी पड़ेगी तो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, तो ये जो नाम है ये हमारे पास क्या बन गया, बाउंड स्टेट। मेन जो काम है वो डेरिवेशन वाला पोर्शन में क्यों बता रहा हूं, उसका छोटा सा कारण है कि आपको पता हो कि चीजें आ कहां से रही हैं। अदरवाइज आपको काइनेटिक पता हो, पोटेंशियल पता हो, और आपको क्या पता हो, टोटल एनर्जी पता हो। ठीक है, तो ये अगर पता हो तो इनके बारे में काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है। जैसे कि अगर हम काम करें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी पता है सर, के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना 2r। पोटेंशियल वाली बात करेंगे तो माइनस का के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना r था, और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना आया है, माइनस का के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना 2r। ये काम पता है। तो सर ये वैल्यू अगर x बोल दी जाए, के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r को x बोल लें, तो जस्ट इसके आगे क्या पड़ा हुआ है, माइनस, तो ये टोटल एनर्जी क्या रहेगी, माइनस का x, इसका 2 पर भेजेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस का 2x हमारे पास आ जाएगी। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, माइनस का 2x। के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r अगर x है तो उसके आगे जस्ट माइनस लगा रखा है, तो ये वैल्यू कितनी, माइनस का x। इस 2 को ऊपर भेजा तो ये कितना बन गया, माइनस का 2x हमारे पास हो गया। अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूँ तो टोटल एनर्जी जो है सर वो किसके बराबर है, टोटल एनर्जी बराबर है माइनस का काइनेटिक, और 2 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई कितना है 2। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 2। टोटल जो है वो माइनस का काइनेटिक है और पोटेंशियल को किससे डिवाइड कर लो 2। ये रिलेशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। सवाल बार बार पूछा गया है, बार बार सवाल पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी अगर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू दे देगा, मान लो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपने क्या करके देना है, टोटल बतानी है। तो टोटल ये x है तो इसके आगे माइनस ही तो लगाना है, तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके आगे डबल करना है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काम जो है ना सर वो बस आपने करके कि जो वैल्यू किसकी है काइनेटिक, उसके आगे बस माइनस लगा दो तो क्या आ गया टोटल, और उसका डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, -6.8, वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल। कोई भी रिलेशन जो है वो ऐसे करके आपसे पूछेगा, पोटेंशियल देगा तो काइनेटिक और टोटल पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछ लेगा, ये रिलेशन आपको पता हो। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है, अब जो टोटल एनर्जी है उसके बारे में अगर आप ध्यान से समझें चीजों को, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो आपने पढ़ा, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा माइनस का के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। अब इसके बेसिस पे काम करेंगे, एनर्जी के बेसिस पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाए। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना है r। ये वैल्यू जो है वो आपने जानी, और ये वैल्यू जब आपने पता करी तो आपको क्या पता चला कि एनर्जी माइनस का के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2r की वैल्यू अगर मैं रख दूं रेडियस वाली तो n स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर m के जेड ई स्क्वेयर। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। ठीक है, ये काम करा तो 2 से ये कितने पे कैंसिल हो गया, 2 पे, और कुछ कैंसिल होता है नहीं, ऊपर फेंक दो इसको, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का 2 पाई स्क्वेयर m। ठीक है, के जो ऊपर जाएगा तो के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर ई की पावर कितना हो गया 4, और डिवाइडेड बाई कितना बन गया n स्क्वेयर एच स्क्वेयर। यहाँ से जो चीजें आपने चलानी है उन पे अगर आप एक बार ध्यान दें, 2 पाई स्क्वेयर m के जेड ई स्क्वेयर, इसको ऊपर ही उठा के ले जाएंगे तो ये डाटा जो है वो इस तरीके से बनेगा। पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल वो यहाँ पे भी मास के साथ रिलेशनशिप, ये एनर्जी है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मास, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के। वो इलेक्ट्रॉन की बजाय म्यून को बोलेगा कि आप जो है वो मास बढ़ा दो तो एनर्जी भी जो है सर वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, कि अगर आप मास बढ़ाते हैं तो एनर्जी जो है सर वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये काम आपको पता चला। नेक्स्ट जो काम है इसमें ये जेड स्क्वेयर और एन स्क्वेयर, इसको छोड़ के सब कुछ क्या है कांस्टेंट है, और इसको छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट अगर है तो ये फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना एन स्क्वेयर। ठीक है, ये जेड स्क्वेयर और एन स्क्वेयर जो है वो बचेंगे, बाकी सब कुछ क्या है कांस्टेंट, और सब की वैल्यू जब हम रखते हैं तो आंसर होता है 13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, और ये आंसर किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। और अगर इसी फॉर्मूले को हम किसके लिए लिख दें, और हाइड्रोजन एटम के लिए लिख दें, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है 1, और हाइड्रोजन के लिए जेड अगर 1 है तो ई का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, माइनस का
13.6 n स्क्वायर, और ये आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर जो है ना वो ये बन जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो काम है, इनकी वैल्यूज के बेसिस पे n की जगह जब मैं 1 रखता हूं, तो शैल नंबर जब मैं 1 रखता हूं, तो काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन। n की जगह 1 रखो। n की जगह अगर मैं 2 रखता हूं, शैल नंबर अगर 2 रखूं, तो यही एनर्जी जो है वो हमारी आ जाती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम काम करें तो शैल नंबर 3 जो है वो अगर आपने रखना है, n की जगह 3 रखोगे तो 9 बन जाएगा, ये एनर्जी आ जाएगी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप वैल्यू और बढ़ाएंगे, n इज इक्वल टू 4 करेंगे, तो n इज इक्वल टू 4 जब करते हैं तो यही वैल्यू जो है n की 4 रखी तो माइनस का 0.85 जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। और ये वैल्यू जो है वो धीरे धीरे जो है वो आपकी क्या होती चली जाएगी, ये शेल्स जो है वो पास आते जाएंगे, और जब आप इनफाइनाइट नंबर पे पहुंचेंगे तो यही जो एनर्जी है वो कितनी बन जाएगी, इनफाइनाइट वाली शेल की एनर्जी जो है, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट जब करते हैं तो ये एनर्जी जो है वो आपको कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। ये एनर्जी जो है वो कितनी मिलेगी? 0। इसमें अब अगर आपने काम करना है, ये जो है n की जगह 1 रखा तो 13.6 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का 3.4, 3 रखूंगा तो n की जगह 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? माइनस का 1.51 आ जाएगा। 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, और इस तरीके से काम बन जाएगा। अब अगला जो काम है, इनके बेसिस पे आपने ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, उसके बारे में काम करेंगे कि चीजें जो हैं वो आपने क्या करनी होती हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल को छोड़कर दूसरे में जाता है, मान लो वो n1 से n1 शेल को छोड़कर कहाँ जा रहा है? n2 में। तो इनिशियल वाला नंबर जो है वो उसका कितना है? n1, और फाइनल वाला जो उसका नंबर है सर वो किसके बराबर है? n2 के बराबर है। इनिशियल वाला n1 है और n2 जो है सर वो मेरे पास क्या है? फाइनल। इसमें अगर जब आप काम करने चलेंगे तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है कि मान लो वो कहीं से भी फर्स्ट में आ रहा है, इनफाइनाइट वाली शेल से कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में। ठीक है, कहीं से भी आया इलेक्ट्रॉन और आके इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रुक जाता है? फर्स्ट वाली शेल में जो है वो आके रुक रहा है। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, आके इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ रुक जाए? फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो इसको जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है? लाइमन सीरीज नाम। क्या नाम दिया जाता है? लाइमन सीरीज। और आप सभी जानते हैं कि ये अल्ट्रा वोयलेट रीजन में लाई करता है, और इसके लिए जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज योर रिडबर्ग्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? रिडबर्ग्स फॉर्मूला है। और रिडबर्ग फॉर्मूले के बारे में अगर हम काम करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/λ इज इक्वल टू आर नोट जेड स्क्वेयर इनटू में 1/n1 स्क्वेयर माइनस का 1/n2 का स्क्वेयर। n1 जो है वो मैं दोबारा बता देता हूं कि n1 जो है 1 है, तो ये छोटे वाला नंबर लेना है, छोटा नंबर जो है वो क्या रहेगा? n1, और n2 जो है वो क्या रहेगा? बड़े वाला नंबर जो है वो क्या रहता है? बड़े वाला नंबर जो है सर वो क्या रहेगा? n2 रहेगा। n1 जो है छोटा नंबर है, n2 जो है वो बड़ा नंबर है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, और जेड जो है वो सर वो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, आर नोट जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, और आर नोट की वैल्यू जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है। एक वैल्यू जो आपने आर नोट की तो शायद याद ना भी करो तो भी चल जाएगा, 1.097 10⁻⁷ और मीटर इनवर्स। लेकिन 1/r नोट पता हो कि 1/r नोट जो है सर वो बराबर होता है 911 एंगस्ट्रॉम। 1/r नोट जो है वो किसके बराबर होता है? 911 एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो कि 1/λ इज इक्वल टू आर नोट जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 का स्क्वेयर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो आर नोट की वैल्यू ये होती है, 1/r नोट तो जरूर याद करना है। अब इसमें अगर हम काम करें लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज की, तो लाइमन के लिए n1 कितना है? 1 फिक्स है। n2 जो है इससे आगे 2 3 4 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए और आके इलेक्ट्रॉन अगर कहां रुक जाए? फर्स्ट में। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए और आके इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां रुक जाए? फर्स्ट में, तो वो क्या होती है? लाइमन सीरीज। मोस्ट इंपोर्टेंट काम, और मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है बाल्मर का। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और इलेक्ट्रॉन आके कहां रुक जाए? अगर सेकंड में, सेकंड वाले में आके अगर इलेक्ट्रॉन रुकता है तो उसका नाम क्या होता है? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज के लिए अगर हम काम करें तो ये n1 जो है आके इलेक्ट्रॉन कहां रुकेगा? 2 पे। कहां से रुक सकता है? 3 4 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। इसमें जो खास बात है, बाल्मर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये अकेली सीरीज है जो किस में लाई करती है? विजिबल में लाई। किस में लाई करती है? विजिबल। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब n2 जो है वो आप मिनिमम वाला लेते हैं तो लैम्डा आती है मैक्सिमम, और जब आप इनफाइनाइट वाला लेते हैं तो वेवलेंथ क्या आती है? मिनिमम। ठीक है, और इस वाली सीरीज को जो लैम्डा मैक्सिमम है किसकी?
बाल्मर की, उसको नाम क्या दिया जाता है? एच अल्फा लाइन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एच अल्फा। अब लाइमन बाल्मर फिर नाम किसका आ जाता है? पाश्चन। पाश्चन के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आके कहां रुकना चाहिए? थर्ड में। कहां से रुक सकता है? 4, 5, 6 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। लाइमन बाल्मर पाश्चन, फिर नंबर किसका आता है? ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन आके कहां रुका? 4 में। कहां से? 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट। और जब आप इनफाइनाइट वाला नंबर लेते हैं तो लैम्डा क्या रहती है? मिनिमम। जस्ट अगला नंबर लेते हैं तो वो क्या होती है? मैक्सिमम। फिर जो है लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड। पी फंड में आके इलेक्ट्रॉन कहां रुकेगा? 5 में। कहां से रुक सकता है? 6, 7, 8 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। और ये सभी जो हैं वो इंफ्रारेड में लाई करते हैं। सर कहां लाई करते हैं? ये इंफ्रारेड सीरीज में जो है वो ये लाई करते हैं। इतना काम जो है ना वो आपने करना। कोई दिक्कत यहां तक के काम में? ये जो काम है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने ध्यान देना है। इसी के बेसिस पे ही जो है ना मैं क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है बोर मॉडल खत्म होता है यहाँ पे, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं और फिर न्यूक्लियाई जो है ना वो खत्म करना है। अब जो पढ़ा है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो है बेटा वो लगाते हैं। कुछ अच्छे, सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं या टाइप जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे। इसके बाद न्यूक्लियाई खत्म और चैप्टर जो है वो यूनिट खत्म हो जाएगी। चैप्टर तो इसके न्यूमेरिकल्स के साथ खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियाई के साथ तो आपकी यूनिट भी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, काम आपने करना क्या कुछ है गौर करेंगे बेटा। अभी बताया भी है वैसे तो। एच अल्फा लाइन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एच अल्फा लाइन जो है वो बाल्मर की मैक्सिमम वेवलेंथ जो है उसको एच अल्फा कहा जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बतानी है? फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो अगर हम काम करेंगे तो चीजें जो है वो आपके पास क्या है? एच अल्फा लाइन के बारे में बात करेंगे। और एच अल्फा लाइन जो है वो क्या है सर? एच अल्फा लाइन क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फॉर लैम्डा मैक्सिमम फॉर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम फॉर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो क्या कहलाती है? एच अल्फा लाइन कहलाती है। ठीक है, एच अल्फा लाइन क्या है? लैम्डा मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो क्या कहलाती है? एच अल्फा लाइन कहलाती है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि बाल्मर सीरीज है तो n1 तो कितना हो जाएगा? 2। और क्योंकि वेवलेंथ को मैक्सिमम करना है तो जस्ट अगला नंबर दैट इज योर 3। ठीक है, बाल्मर सीरीज के लिए काम करना है तो n1 जो है सर वो किसके बराबर है? 2। और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? जस्ट अगला नंबर लेना, तो ये n2 कितना हो जाएगा? 3। तो 1 बाई लैम्डा के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 बाई लैम्डा किसके बराबर है? आर नोट जेड स्क्वेयर 1 बाई n1 का स्क्वेयर माइनस में कितना? 1 बाई n2 का स्क्वेयर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, 1 बाई लैम्डा किसके बराबर है? आर नोट जेड स्क्वेयर 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वेयर। अब अगर मैं बात करूं इसमें तो हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। 1 बाई लैम्डा की अगर मैं बात करता हूं तो आर नोट की जगह आर नोट रखो, आर नोट को लास्ट में पुट करना चाहिए। हाइड्रोजन की जगह 1 का स्क्वायर n1, n1 का मतलब कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, n2 की जगह कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। तो 1 बाई लैम्डा, सुने ध्यान से, आर नोट की जगह आर नोट, 2 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया? 4, और 3 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया? 9। आर नोट की जगह आर नोट, एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो 4 इंटू 9 करा तो 36, 9 माइनस कितना हो जाएगा? 4, और 9 माइनस 4 करा तो कितना हो जाएगा? 5। तो 1 बाई लैम्डा बताना है तो आर नोट इंटू में 5 और डिवाइडेड बाई कितना? 36। ये काम कर लिया। लैम्डा अगर यहाँ से बताना है तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ आर नोट। और मैंने बताया था कि 1 बाई आर नोट इंपोर्टेंट है आपके लिए, और 1 बाई आर नोट कितना है? 911। और ये आंसर किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। तो ये तो लैम्डा आया, मुझे क्या बतानी है? फ्रीक्वेंसी। कोई इशू ही नहीं है सर। फ्रीक्वेंसी अगर बताना है तो मैं और आप क्या जानते हैं? लैम्डा इंटू न्यू किसके बराबर होता है? सी के बराबर होता है। न्यू बताना है तो सी डिवाइडेड बाई कितना? लैम्डा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा 36 बाई 5, 911 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस का 10। ये काम जो है हो जाएगा और ये आंसर किस में आ जाएगा? हर्ट्स में हो जाएगा। ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा? हर्ट्स में। ठीक है, कि आपने जो है वो बामर सीरीज के बारे में बात करनी है और बामर सीरीज की लैम्डा मैक्स के बारे में काम करना है। बामर का मतलब क्या होता है? n1 कितना ले लो? 2। मैक्सिमम का मतलब जस्ट अगला नंबर, तो n2 किसके बराबर है? 3। तो अगर मैं काम करूं तो 1 बाई लैम्डा आर नोट जी स्क्वेयर 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वेयर। सारी वैल्यूज पुट करूंगा, यहाँ से क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रखूंगा तो किसका आंसर आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी का। बहुत बेसिक सा सवाल है। अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटे वो क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अच्छा सवाल है ये, टाइप काफी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए कि सर काम जो है वो यहाँ पे
ये एक डायग्राम जो वो दिखाया हुआ है, और ये प्रॉपर नहीं है जिसमें -10 का है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था -13.6 होता है, -3.4 होता है, इसने 3 ले लिया, 1.51 होता है, इसने क्या ले लिया, -1 ले लिया, और 0 तो किसका होता है, इनफाइनाइट वाली शेल का। ठीक है, तो ये जो इन्होंने कहा है इस तरीके से कि ये शेल नंबर 1 मान लो, मैं कह देता हूँ ये शेल 2 हाइपोथेटिकल एटम के लिए है, और ये इनफाइनाइट वाली शेल है। ये कौन सी शेल है, इनफाइनाइट वाली। एनर्जी लेवल ऑफ एटम आर गिवन बिलो, विच ऑफ द ट्रांजिशन कोरस्पोंड टू लाइमन। लाइमन का मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए फर्स्ट में आ जाए, ठीक है, पहले में आ जाए। तो पहले में आने वाला कौन है, एक तो ये सी वाला आया है, पहले में आके रुक रहा है जो, और इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ रुका है, ई में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सी और ई, इनमें अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया लेकिन आके कहाँ रुक गया, फर्स्ट में, चाहे वो सी में रुका हो, चाहे वाला वो ई का हो। तो ये जो है ये किसको कोरस्पोंड करेंगे, दे विल कोरस्पोंड टू लाइमन। और लाइमन में अगर मैं बात करूं तो लाइमन के लिए सी एंड ई, ये जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा कि सी में और ई में, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो आके कहाँ रुकते हैं, फर्स्ट वाले में। पामर के लिए अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए 2 में रुकना चाहिए, तो बी वाले में और किस में, डी वाले में। इनमें जो इलेक्ट्रॉन आता है आके कहाँ रुक रहा है, सेकंड में। तो बामर के लिए काम करेंगे तो बामर वाला काम जो वो क्या हो जाएगा, बी एंड डी। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी बेसिक से ही तो सवाल पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और आके कहाँ रुक जाए, सेकंड में रुक जाए। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो जो है ना वो आपने बताना है। तो अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था, फाइनल एनर्जी माइनस में इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसको अगर मैं कहता हूं तो एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। ये काम करना है। तो वेवलेंथ जो है वो आपको मिनिमम चाहिए। वेवलेंथ क्या चाहिए, कहाँ कहाँ क्वेश्चन ने ये क्या रखा, कौन सी वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट। वेवलेंथ मिनिमम चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो एक तो किसका उठाना है, लाइमन का, और एक बार किसका उठाना है, बामर का। सी और ई में, सी का एनर्जी डिफरेंस देखो ये कितना है 10, ये कितना है 0, तो सी का एनर्जी डिफरेंस कितना है 10। ई वाले की बात करूं तो ये 10 और ये 1 है, तो इसका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। कौन से वाला उठाओगे, जिसमें एनर्जी ज्यादा है, तो कौन सा उठा लिया, सी वाला उठाना पड़ेगा। पामर में उठाना है बी एंड डी में से। बी का डिफरेंस कितना है, 3 और 0 का देखूंगा तो कितना हो गया 3। डी, डी वाले की बात करता हूं तो डी में 3 और 1 का कितना हो गया 2। कौन सा उठाना है, ज्यादा वाला, तो कौन सा उठा लिया जाएगा, बी उठा लिया जाएगा। आपको कैसे पता कि ज्यादा वाला उठाना है, एनर्जी डिफरेंस बराबर होता है एच सी बाई लेमडा। तो जहां वेवलेंथ कम होगी वहां पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। लेमडा कम है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है 3। 3 और 10 वाले से काम जो है वो आपने चलाना है। तो चीजें जो है वो आपके पास क्या बन जाएंगी, ये एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अब अगर मैं बात करता हूं तो काम जो वो किसके लिए करना है, ये एनर्जी डिफरेंस एक तो किसका लेना है, सी का, डिवाइडेड बाई एनर्जी डिफरेंस किसका, एक तो सी सेलेक्ट हुआ था और एक क्या सेलेक्ट हुआ था, बी। तो इसको कैसे लिखा जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेमडा बी कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और लेमडा लेमडा सी कहाँ आ जाएगा, नीचे। लेकिन मुझे किसका चाहिए, लाइमन टू बाल्मर। लाइमन वाला कौन था, सी, और बामर वाला कौन था, बी। उल्टा करके लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी डिफरेंस फॉर बी डिवाइडेड बाई एनर्जी डिफरेंस फॉर सी। बी वाले का आंसर कितना है 3, और इसके वाले का कितना है 10। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/10। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या बेसिक चीजें नहीं पूछी थी, बिल्कुल, कि सर लाइमन वाले बताओ तो जहां इलेक्ट्रॉन आके फर्स्ट में रुक जाए वो क्या है, लाइमन। बामर वाले बताओ जहां इलेक्ट्रॉन आके 2 में रुक जाए वो क्या है, बामर है। अगली जो बात है वो आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ कम कब होगी, जब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। अगली जो बात है वो हमें क्या पता है कि एनर्जी डिफरेंस और लेमडा कैसे हैं, इनवर्सली। तो सी ऊपर तो यहाँ सी नीचे, बी ऊपर तो बी कहाँ नीचे। लेकिन पहले लाइमन वाला लिखो फिर बामर वाला, उसके अनुसार काम करके देना था, कर दिया तुमने काम। इस तरीके से चीजें जो है वो आपने चलानी थी। इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ये काम आ रहे होंगे आप। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे कोई दूसरा टाइप जो है ना वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब जो काम है, अब जो चीजें हैं उनके बारे में अगर हम काम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लगाना है। तो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें ध्यान से बेटे, कि क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, फोटोन एमिटिंग ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड। एक स्टेट एन से कहां जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड। एक्साइटेड वर्ड लगता है तो एक बढ़ा के लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड है तो कितना ले लेंगे, एन की जगह कितना ले लेंगे 2। इन अ हाइड्रोजन एटम इरेडिएट्स अ मेटेलिक कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन दिस। वर्क फंक्शन जो है 5। ठीक है, ये आपके कौन से चैप्टर से
दोनों 7 और 8 दोनों यूनिट से ड्यूअल नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उठा लिया गया और यहाँ से ये वाला इन अ फोटो शेल विद अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.55। तो ये पहले जो ये वर्क फंक्शन वाला डाटा है ये यूनिट नंबर 7 से है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क फंक्शन जो है सर वो किसके बराबर है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सर वो कितना है 0.55 वोल्ट। ये सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि दोनों यूनिट उठा ली गई, इसमें 7 यूनिट भी आ गई और कौन सी भी आ गई 8 भी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है ई वी नोट के। तो इसको सिंपल जो है एक सवाल ये भी 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कैसे जाते हैं, बस यूनिट बदलते हैं, वोल्ट की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं। तो 0.55 वोल्ट की बजाय क्या वर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्ड आ जाएगा। 0.55 वोल्ट है और 0.55 वोल्ट अगर है तो उसका क्या बना लिया 0.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लिया। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना है एनर्जी बतानी है तो एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी बराबर है फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। फाई की जगह जो वर्ड है वो कितना है 2, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह कितना है 0.55। तो ये आंसर जो है वो किसके बराबर आ गया, ये आंसर आ गया 2.55 और ये आंसर किस में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतना काम जो है वो किसका आ गया एनर्जी का। ठीक है, ये तो मेरा यूनिट नंबर 7 का काम था जिसमें 1 मार्क के लिए क्या इंपॉर्टेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कैसे जाते हैं। तो बस वोल्ट का क्या बना लिया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लिया जाता है। फाई की जगह 2 है, काइनेटिक एनर्जी की जगह 0.55 है, तो 2 प्लस 0.55 करा तो कितना आ गया 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास आ गया। इतना काम जो है सर वो हमने करा। नेक्स्ट जो चीजें हैं सर वो आपने क्या करनी है, अब ये मेरे पास एनर्जी आ गई, अब मुझे क्या करना है एन की वैल्यू जो है ना वो मुझे बतानी है कि एन की वैल्यू जो है वो क्या कुछ जाएगी। ये काम जो है ना वो हमने करना है। अब समझे ध्यान से कि एनर्जी का जो डिफरेंस है सर वो हम जानते हैं एनर्जी फाइनल माइनस में क्या एनर्जी इनिशियल। इस तरीके से चीजें जो है ना वो मुझे बताएं। जब वो शेल नंबर किस में अवेलेबल है सेकंड वाली शेल में अवेलेबल है, तो सेकंड वाली शेल की एनर्जी मैंने आपको बताई थी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। -13.6 बाई एन स्क्वायर वाले फॉर्मूले में एन की जगह 2 रखो तो कितना आता है माइनस का 3.4। जो लेवल बनवाए थे ना पहले वाले का कितना था -13.6, दूसरे वाले का -3.4, फिर 1.51, इस तरीके से काम था। तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है 2.55 के बराबर है। अगला जो काम है फाइनल एनर्जी माइनस में इनिशियल वाली कितनी दे रखी है माइनस का 3.4, ये माइनस माइनस प्लस हुआ दोबारा इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2.55 माइनस का 3.4 इज इक्वल टू कितना एनर्जी फाइनल। इस वैल्यू को अगर मैं देखूं तो 0.4 ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.85 और एनर्जी फाइनल बेटा किसके बराबर होती है माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। माइनस से माइनस गया 0.855, एन स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई कितना 0.85 और 0.85 से जब इस वैल्यू को रखा तो ये कितना हो गया 16। तो एन स्क्वायर किसके बराबर है 16 के। तो एन अगर मैं बताऊंगा तो एन कितना आ जाएगा 4। इलेक्ट्रॉन ने जंप जो है उस टाइम पे कहाँ लिया होगा 4 से कहाँ आया होगा 2 पे आया होगा। ध्यान से समझे, ये यूनिट नंबर 7 से एनर्जी डिफरेंस निकाला। एनर्जी डिफरेंस यहाँ से क्या था फाइनल एनर्जी माइनस में क्या थी इनिशियल, फाइनल वाली 2.55 है, ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो कितना है 2.55, फाइनल वाली पता नहीं है, इनिशियल वाली वो शेल नंबर 2 में था, 2 नंबर शेल क्या कहती है -3.4। वहां से एनर्जी डिफरेंस जो है वो आपने सोल्व करके फाइनल एनर्जी बताई, फाइनल एनर्जी ने एन स्क्वायर को कितना बताया 16, तो एन किसके बराबर आ गया 4 के। ये काम जो है वो आपने करना था, इतनी चीजों को आपने पढ़ा। नेक्स्ट जो काम है अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है सुने बेटे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। इसके सॉल्यूशन पे जब हम चलेंगे तो इसकी चीजें जो हम आपने कैसे पढ़ी हैं। द हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इनिशियली इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है थर्ड एक्साइटेड का मतलब, एक्साइटेड का मतलब एक बढ़ा के बताना है ना, एक्साइटेड वर्ड है तो एक बढ़ा के बताना है। तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच कैन बी एमिटेड। अच्छा ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फॉर्मूला चलता है आपका n-1 और डिवाइडेड बाई कितना 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये फॉर्मूला भी जो पूछा जाता है ये साथ में भी पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे उसमें n इज इक्वल टू 4 आया वहां से भी पूछ लेता, उसी का ही पार्ट लगा लो एक तरीके से। स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है n-1 और डिवाइडेड बाई कितना 2। n की जगह कितना है 4, 4-1 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। तो ये क्या हो गया 4-1 करा तो कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कितने पे गया 2 पे, 2 3 जा कितना हो गया 6। तो 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो आप एमिट कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस
और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? एन, n-1 और डिवाइडेड बाई 2। ये काम करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यह सभी टाइप हमने पहले पढ़ा है। एनर्जी लेवल डायग्राम एक एलिमेंट का दिखा रखा है। नेसेसरी कैलकुलेशन करिए और बताइए कौन सी जो एमिशन है ए बी सी डी में से जो 102.7 नैनोमीटर को कोरस्पोंड करेगी, कि किसकी जो वेवलेंथ है वो 102.7 जाएगी। ये आपका सवाल जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले जो वेवलेंथ है वो आपको दे रखी है 102.7 नैनोमीटर। और कभी भी वेवलेंथ पता हो तो एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला याद रखना है 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। और ये आंसर किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आया कहाँ से है? HC बाई लैम्डा वाले फॉर्मूले से। H और C की वैल्यू करके नेसेसरी कैलकुलेशन करके एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो 1240 को तो 1240 ही आपने रखा है, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर किसके बराबर है? 102.7। और ये जो नैनोमीटर में थी वेवलेंथ, और ये आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ आ रही है इतनी बात? तो 1240 को जब आप 102.7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर बन रहा होगा? लगभग जो आंसर है वो 12 के आसपास जा रहा होगा। चेक करें एक बार आंसर कितना बनेगा, कैलकुलेशन करो। 1240 को 102.7 से जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आंसर जो है 12 के आसपास जो है वो जा रहा होगा। 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो आपका आंसर बना। ठीक है, 1240 को इस आंसर से आपने डिवाइड करा। ये जो है ये फॉर्मूला है कि जब भी वेवलेंथ पता हो तो 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब चेक करो इनमें से किसका आंसर ये जा रहा होगा। अब इनका इसका डिफरेंस तो 1200, ये 12 बनेगा ही नहीं कभी, ये दोनों ही नहीं बन रहे इतने। तो 12 बनने के लिए 13.6 की नीड होगी। इसको चेक करते हैं अगर हम, तो इनका एनर्जी डिफरेंस कितना? -1.5 में से माइनस कर दो किसको? -13.6 को। तो आंसर जो है वो कितना आ रहा है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इससे मैच कर रहा है लगभग। ठीक है, तो कौन सी जो ट्रांजिशन है वो इसको कोरस्पोंड करेगी? दैट ट्रांजिशन इज योर डी। ठीक है, आपको जो है वो एक वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 102.7। इनमें से कौन सा आंसर उसके कोरस्पोंडिंग जाएगा? तो वेवलेंथ के कोरस्पोंडिंग आंसर की बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला है 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और ये आंसर किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 तो है ही, वेवलेंथ इन नैनोमीटर 102.7, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया 12.07। ठीक है, ये कर लिया। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, इनमें से किसका आंसर 12 के आसपास जा रहा होगा? इनका तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये तो वैसे ही वैल्यू बहुत छोटी है। डी वाले का चेक कर लिया, मैच कर रहा है, तो डी जो ट्रांजिशन है वो कोरस्पोंड करेगी इस वेवलेंथ को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाइज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस पे ध्यान दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ने आपको क्या कहा है, गौर करेंगे। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि n किसके बराबर था? 1। और इसके कोरस्पोंडिंग ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है बात ये। एब्जॉर्ब्स अ फोटोन एंड इज इन एक्साइटेड स्टेट। ये एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, विद एनर्जी 12.5, मतलब कि एब्जॉर्ब्स अ फोटोन, और फोटोन को एब्जॉर्ब कर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? 12.5। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड एंड आइडेंटिफाई द सीरीज। चलो जी सुनो ध्यान से, कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, गौर करेंगे बेटे। अब अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, कि एनर्जी डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या पता होता है? एनर्जी फाइनल माइनस में एनर्जी इनिशियल। ये काम पता है। कितने का एनर्जी डिफरेंस दिया है? 12.5। फाइनल वाली एनर्जी जो है वो माइनस इनिशियल वाली कितनी है? माइनस का 13.6 है। तो ये 12.5 हो गया एनर्जी फाइनल, और ये कितना हो गया? प्लस का 13.6 हो गया। इस वैल्यू को वहां ले जाऊंगा तो 12.5 माइनस का 13.6 इज इक्वल टू कितना हो गया? एनर्जी फाइनल। ये वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 1.1, और ये वैल्यू फाइनल एनर्जी 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर। इससे ये कैंसिल हो गया, एन स्क्वेयर को ऊपर ले जाता हूँ तो एन स्क्वेयर किसके बराबर होगा? 13.6 डिवाइडेड बाई कितना? 1.1। ये वैल्यू लगभग इसी किस पे जाएगी? 12 पे कैंसिल। अब 12 तो होता नहीं है किसी का भी, तो n की वैल्यू 3 में 3 पॉइंट समथिंग जाएगी। अब समथिंग में तो ले नहीं सकते, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3। n की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर आ गई। ये काम आपने कर लिया कि एनर्जी डिफरेंस कितना दिया था? 12.15। ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 होती है।
वहां से आपने एनर्जी फाइनल जो है वो बताई, और एनर्जी फाइनल जब आपने बताई तो एन स्क्वायर की वैल्यू जो है सर वो हमारे पास कितनी आ गई, एन स्क्वायर की वैल्यू 12। 12 तो स्क्वायर होता नहीं, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो वहां से एन कितना उठाया, 3। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो आपने बतानी है रेडिएशन की और आइडेंटिफाई करना है सीरीज को। अब थर्ड से अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड से सीधा इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद जाए, सेकंड में। थर्ड से अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, सेकंड में, तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी मैक्सिमम, इसका नाम एच अल्फा लाइन भी था। और सेकंड में अगर जा रहा है तो सेकंड में जा रहा है तो नाम क्या बनेगा, बाल्मर सीरीज। क्या नाम बनेगा, बामर। और ये वेवलेंथ अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाली थी आर नोट। देखो एच अल्फा को पूछने का ये दूसरा तरीका हो गया, 1/n1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर करूं तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। और यहाँ से आप किसको निकाल लेंगे, वेवलेंथ को। अभी थोड़ी देर पहले आंसर बताया था शायद 36/5, और ये कितना था, आर नोट। और ये आंसर किस में था, एंगस्ट्रॉम में। ये टाइप्स जो हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो अंदर वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल थे, जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, इंपैक्ट पैरामीटर के, रेडियस और वेलोसिटी के, वो तो मैंने करवा दिए थे वहीं पे। ये जो क्वेश्चन हैं ये किसके बेसिस पे थे, एनर्जी के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपका एटम जो है वो कंप्लीट होता है। न्यूक्लियाई के बारे में जो है वो हम काम कर रहे होंगे, ठीक है। इतने वाले काम को एक बार देखें, इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछे। एटम वाला चैप्टर जो है वो हमने करा, और एटम वाले चैप्टर में आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने कर लिए। अब जो नंबर है वो किसका है, न्यूक्लियाई का। बहुत आसान सा टॉपिक है, 3-4 टॉपिक ही जो है वो इसमें बनते हैं, और कोई खास न्यूमेरिकल जो है वो नहीं बनता है। या तो एक नंबर के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी वाला टॉपिक है, या फिर मास डिफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो न्यूक्लियाई में अगर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियाई में एक कंसेप्ट हमारा रहेगा न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी से रिलेटेड। और नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट काम बताऊं तो दैट इज योर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसमें हम मास डिफेक्ट वगैरह जो चीजें हैं वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। आप ये बात तो जान चुके हैं कि एटम जो है उसका साइज कितना था, 10⁻⁻10। फिर न्यूक्लियस का साइज जब निकाला गया तो न्यूक्लियस का साइज कितना था, 10⁻⁻15 था। एक बात जो एक्सपेरिमेंट से पता लगाई गई कि न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप। न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, स्फेरिकल शेप का होता है, जिसके बेसिस पे उसकी रेडियस का आइडिया जो है जब लगाया गया तो क्या देखा गया, न्यूक्लियर रेडियस और डेंसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट जो है ना वो हम एक बार पढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, ये फाउंड, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, ठीक है। बात नंबर 1 तो आपको क्या पता है कि न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, स्फेरिकल शेप में। नंबर 2, उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास नंबर के। कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता गया उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ती गई। यहां से ही कंसेप्ट जो है वो हम उठाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। और क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल है तो इसकी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, 4/3πr³। और मास नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मास नंबर को किससे लिखा गया, ए से। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 4/3πr³। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास नंबर के। और मास नंबर को किससे लिखा गया, ए से। अब प्रोपोर्शनल के साइन अगर होते हैं तो बेटा आप किसको, तो कॉन्स्टेंट से उनको अवॉइड कर दोते। तो 4, 3 पाई ये सब जो है वो क्या है, कांस्टेंट, इनको अवॉइड कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा कि r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, a के। और r³ अगर a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो r के बारे में काम करूंगा तो r प्रोपोर्शनल जाएगा a की पावर 1/3 के। r का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। और r की वैल्यू जब यहाँ प्रोपोर्शनल को हटा के निकालेंगे तो दैट विल बी r0 a की पावर कितना, 1/3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर की पावर कितना होती है, 1/3 के बराबर है। ये काम जो है ना वो आपने करना कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। वॉल्यूम को 4/3πr³ लिखा, प्रोपोर्शनल किसके है, मास नंबर के। 4, 3 पाई कांस्टेंट है, छोड़ दो। r³ प्रोपोर्शनल है a के, तो 3 पावर है उस तरफ जाके 1/3, प्रोपोर्शनल हटाया तो वर्ड क्या आ जाएगा, r0। तो r बराबर है r0 a की पावर 1/3 के। अब जो r0 है वो हमारे पास क्या रहता है, एक कांस्टेंट रहता है। और r0 अगर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 फर्मी में। r0 एक कांस्टेंट है और r0 की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 1.2 फर्मी है। और फर्मी जो है सर वो किस ऑर्डर में होती है, 10⁻⁻15। ये आंसर जो है ना सर वो हमारे पास में r0 का आंसर जो है वो कितना हो गया, 1.2 फर्मी। और फर्मी जो है वो 10 की पावर कितना हो गया, -15 हमारे पास है। नेक्स्ट जो बात है इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एलिमेंट है x जिसका मास नंबर है a1।
एक एलिमेंट y जिसका मास नंबर जो है वो कितना है, A2 है। या मास नंबर जो है उनको ऊपर ही लिख दूं तो वहां से ही सीधे ये पता चल जाएगा कि एक A1 है और दूसरा नाम जो है वो क्या है, A2। तो रेडियस फॉर x डिवाइडेड बाई रेडियस फॉर y, इनके रेशियो बताने हैं तो क्या लिखा जाएगा, आर नोट ए की जगह कितना है, A1 की पावर कितना 1/3, आर वाई बताऊंगा तो आर नोट और ये कितना हो जाएगा A2, और A2 की पावर भी कितना 1/3। आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर जो वो क्या बन जाएगा, A1/A2 और इस सारे की होल पावर 1/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, वो वैल्यूज भी दे देता है कई बार कि इसकी वैल्यू 8 दे दी, इसकी वैल्यू 125 दे दी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/125 की पावर कितना 1/3। 8 की पावर 1/3 करूंगा 2, 125 की करूंगा कितना 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। दोबारा देखो, पता लगाया गया कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल होता है जिसकी वॉल्यूम मास नंबर के प्रोपोर्शनल जाती है। 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल है ए के, 4/3 पाई को हटाया तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, आर प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1/3। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वर्ड आर नोट, एक न्यूमेरिकल जो है वो इसके बेसिस पे आपने कर लिया। अब इसके बाद नंबर किसका आएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी का, ठीक है। तो न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में जो है आपने क्या कर लिया, न्यूक्लियर रेडियस जो वो डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास है न्यूक्लियर डेंसिटी, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। 3 मार्क्स में तो या तो इसका डेरिवेशन आएगा या 1 मार्क के लिए इसका जो डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल जो है वो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ड है न्यूक्लियर डेंसिटी, नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर डेंसिटी को डिफाइन करना अगर हम चाहें तो न्यूक्लियर डेंसिटी को अगर मैं एनडी लिखता हूं तो डेंसिटी जो है बेटा वो पता होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास और डिवाइडेड बाई क्या, तो मास को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम से, और मास को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या बनती है, डेंसिटी। अब नाम जो वो किसका है, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियर डेंसिटी अगर बतानी है तो न्यूक्लियस के अंदर होता कौन है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये काम जो है ना वो आपने समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे गौर जो है वो आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। हमने जो काम यहाँ पे करना है दैट इज योर न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मास किसका, न्यूक्लियॉन्स का, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहता ही कौन है, न्यूक्लियॉन्स, और वॉल्यूम किसकी, न्यूक्लियस की। ये काम आपने करना है। अब अगर हम काम करें तो एक न्यूक्लियस ये आपके पास है जिसमें अगर मैं बात करता हूँ प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जेड है, और न्यूट्रॉन की जो संख्या है सर वो किसके बराबर होती है, ए माइनस जेड। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, जेड, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ए माइनस जेड। दोनों को मिला के क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और दोनों को मिला के अगर न्यूक्लियॉन कहा जाता है तो दोनों की संख्या, जेड से जेड कट जाएगा तो टोटल संख्या जो है वो किसके बराबर है, ए। वैसे दोनों के मास हल्के से अलग अलग होते हैं लेकिन लगभग से क्या रहते हैं, सेम। तो जितना मास प्रोटॉन का उतना ही मास लगभग सा किसका है, न्यूट्रॉन। क्या एग्जैक्टली सेम है, नहीं, हल्का सा ही डिफरेंस है लेकिन लगभग से कैसे होते हैं, सेम। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, लेट मास ऑफ ईच मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन का जो मास है, लेट मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन के मास के बारे में अगर आप काम करेंगे तो न्यूक्लियन का मास जो है सर वो किसके बराबर है, m के बराबर है, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने क्या माना है कि टोटल न्यूक्लियंस की संख्या कितनी है, a के बराबर। एक न्यूक्लियन का मास किसके बराबर है, m के बराबर। टोटल संख्या कितनी है, a, एक का मास कितना है, m, तो m मल्टीप्लाई बाई a टोटल मास हो जाएगा, और वॉल्यूम से आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी अगर मुझे बतानी है तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज मास ऑफ न्यूक्लियंस कितना है, m इंटू a डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी बतानी है तो मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास ऑफ न्यूक्लियंस कितना है, m इंटू ए, वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई आर की क्यूब। 3 डिवाइड के डिवाइड से ऊपर चला जाएगा तो 3ma डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। रेडियस का फॉर्मूला न्यूक्लियर डेंसिटी में भी पढ़ा था, आर नोट ए की पावर 1/3 और इस सारे की क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो ये काम अगर आप सोल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3ma डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर नोट की क्यूब हो जाएगा, और a की पावर 1/3 की क्यूब करूंगा तो a ही हो जाएगा, a से a कैंसल, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, 3m डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर नोट की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, a से a कैंसिल हो गया, a से a अगर कैंसिल हो गया है तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इट इज
इंडिपेंडेंट ऑफ ए। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ये जो है इंडिपेंडेंट जो है वो ए के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ए से ए कैंसिल कर दिया, ये बचा हुआ डाटा है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी। या तो सवाल क्या पूछा जाएगा, डिफाइन न्यूक्लियर डेंसिटी, तो ये काम करना है। आपसे पूछा जाए शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, कि न्यूक्लियर डेंसिटी ए पे डिपेंड नहीं करती है, तो भी आपने यही काम करके देना है। अगला जो काम है वो आपसे क्या सवाल पूछा जाता है कि सर वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, और अगर वो मास नंबर, इसका ऑर्डर जब देखा जाता है तो ये वैल्यू लगभग सी 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब में इसमें आती है। 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, 10 की पावर 17, मतलब कि बहुत हाईली डेंस आपका न्यूक्लियस जो है वो होता है। वो भी क्यों ना, क्योंकि काम जो है वो क्या पता है कि एटम बहुत छोटा, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो और भी छोटा, और उसी के अंदर सारे के सारे क्या पड़े हैं, प्रोटॉन, और सारे के सारे क्या है, न्यूट्रॉन। मतलब कि जगह बहुत कम है और सामान ज्यादा भर रखा है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। अगर हम पानी की डेंसिटी के बारे में बात करें तो पानी की डेंसिटी जो है बेटा वो आपने क्या पढ़ रखी है, 10⁻3 1000 होती है। और अगर हम न्यूक्लियस की डेंसिटी के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है, 10⁻17। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 10⁻14 टाइम्स है। कितना है सर ये, 10⁻14 टाइम्स जो है वो हमारा अंतर जो है वो जा रहा है, कि पानी के कंपैरिजन में न्यूक्लियस 10⁻14 टाइम्स। न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे बार बार पूछा जाने वाला जो न्यूमेरिकल है वो क्या, कि एक एलिमेंट है x, दूसरा एलिमेंट है y, इसका मास नंबर है a1 और इसका मास नंबर क्या है a2। तो मुझे न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में बात करनी है कि न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर x डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर y। x और y की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताना है, तो सर इट विल बी 1:1, क्योंकि मास नंबर पे ये डिपेंड करती नहीं है। न्यूक्लियर डेंसिटी का जब भी रेशियो आ जाएगा तो आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, आपने सीधा करना है न्यूक्लियर डेंसिटी का नाम आते ही 1:1, इतना काम जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम जो है वो हमने किसके बेसिस पे करा, न्यूक्लियर डेंसिटी वाला काम जो है ना ये